किसी भी चीज़ पर हम धीरे 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 फोर्स लगाएं, दैट इज़ कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक फोर्स। तो क्वाजी स्टैटिक मोशन होता है कि आप एकदम झटके से फोर्स ना लगाकर आप धीरे 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 उसको रिलैक्स करने का मौका दे रहे हो, उस चीज़ को रिलैक्स करने का मौका दे रहे हो। तो आप ये देखिएगा, इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग स्लोली, स्लोली आपको धीरे धीरे फोर्स लगाना है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग स्लोली एन एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F इक्वल टू एंड अपोजिट टू Fs हैज़ टू बी अप्लाइड। So work done by the external force is, work done by the external force is, हम ये जानते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वो बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग स्लोली, एक स्प्रिंग बना लीजिए, एक्चुअल में ये था उसका पोजीशन, आपने थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करा, और वो जो स्ट्रेच करा वो थोड़ा सा धीरे धीरे करा, स्लोली स्लोली आपने इसको स्ट्रेच करा। तो हम ये कहते हैं कि आपने जरा सा भी स्ट्रेच करा ना, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है आप इस तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, आप डिस्प्लेस इस तरफ करा रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। तो आपको इसको स्ट्रेच कराने के लिए किस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा? Fs को, क्योंकि Fs उसकी जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। स्प्रिंग के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि आप खींचोगे तो मैं वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरे अंदर की प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग के अंदर की प्रॉपर्टी है। तो आपको इस नेगेटिव फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग स्लोली एन एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F इक्वल टू एंड अपोजिट टू Fs हैज़ टू बी अप्लाइड, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज। इसका मतलब क्या है कि भाई आप अगर इसके अंदर मान लीजिए स्प्रिंग जो है वो बड़ी हैवी वाली स्प्रिंग है, बड़ी मजबूत वाली स्प्रिंग है, आप लगाए जा रहे हो उस पर फोर्स, वो स्ट्रेच ही नहीं हो रही है। तो क्या वो स्ट्रेच नहीं होगी? हम कहेंगे होगी। वो स्प्रिंग जो है वो इतनी मजबूत है कि उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स इतनी ज़्यादा है, आप उतनी फोर्स लगा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। हम दूसरा काम भी तो कर सकते हैं, हम इसको कंप्रेस भी तो कर सकते हैं। कार होती है ना, कार के बड़े बड़े शॉकर्स होते हैं, तो वो भी तो स्प्रिंग्स ही होती हैं। तो उसको आप पकड़ के ऐसे हाथ से दबाने की कोशिश करो, क्या वो दब जाएगी? वो नहीं दबेगी। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल की बनी हुई है कि उस पर जब तक कार का पूरा इंजन, कार का पूरा वज़न और अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं उनका वज़न अप्लाई नहीं हो जाता, इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती, वो दबेगी ही नहीं, वो दबेगी ही नहीं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जितनी उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, आपको उतनी ही फोर्स, एटलीस्ट उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी या उससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी वो या तो कंप्रेस होगी स्प्रिंग या फिर एक्सपेंड होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो उस पर वर्क डन होगा, स्प्रिंग की वजह से जो वर्क डन होगा, आपको एक्सटर्नल वर्क डन उसी के इक्वल और नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो भाई आपको ऐसी ही रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, कम से कम इतनी लगानी पड़ेगी, तब जाकर वो स्ट्रेच होगा, नहीं तो स्ट्रेच नहीं है। ये तो समझ में आ गई होगी कहानी। उसके बाद देखिए, इसी वजह से हम ये कहेंगे कि भाई W इज इक्वल टू माइनस WS, वर्क डन भी इतना ही। क्यों? क्योंकि जितना आप स्प्रिंग को इसको खींचोगे ना, स्प्रिंग को, वो उतना ही वापस आएगी। तो इसका मतलब आपने अगर इधर Fs में x मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और इधर माइनस Fs है, क्यों? क्योंकि इस Fs को पॉजिटिव ले तो ये नेगेटिव हो गया, इसको पॉजिटिव लो तो ये माइनस Fs हो गया। तो माइनस Fs में आप इधर भी x मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल W हो गया और इसको बोल दिया हमने माइनस WS। तो इसलिए जितना वर्क डन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, आपको उतना ही वर्क डन पॉजिटिव डायरेक्शन में करना होगा, तब आपका वो धीरे धीरे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। समझ गए? इसके बाद देखिएगा, और WS कितना होता है? WS हम निकाल चुके हैं, माइनस हाफ के XM स्क्वायर के बराबर होता है। W इज इक्वल टू माइनस, तो ये है ही, और माइनस हाफ के XM स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो W इज इक्वल टू हाफ के
xm square. This work done is stored as potential energy of the spring. ये जो वर्क डन है ये स्प्रिंग के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाती है. तो इसको U बोल देते हैं. U इज इक्वल टू हाफ के एक्सएम स्क्वायर. U इज इक्वल टू हाफ के एक्सएम स्क्वायर. समझ गए भैया? ठीक है. चलिए जी, उसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग. एक इलास्टिक स्प्रिंग जो है, इलास्टिक स्प्रिंग में भी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है. कैसे रहती है? इसका भी थोड़ा सा हमको डेरिवेशन वाला पोर्शन देखना पड़ेगा. कैसे रहती है देखिएगा. पेज नंबर 26 पर बिल्कुल नीचे लास्ट की 2-3 लाइन है. इफ यू स्ट्रेच अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस एक्सएम, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्सएम स्क्वायर. अब ये चीज़ हमें बार बार नहीं समझनी है. ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि अगर किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है स्प्रिंग की तो वो हाफ के एक्सएम स्क्वायर होती है. नॉर्मली अगर किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? mgh. वो तो mgh थी, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स थी. लेकिन स्प्रिंग की क्या होगी? हाफ के एक्सएम स्क्वायर. ये होगा. So if we stretch a spring to a distance xm, its potential energy is half k xm square. When it is released, it begins to move under the spring force till it reaches the equilibrium position x is equal to 0, where it has maximum velocity. All the potential energy is converted into kinetic energy. Due to inertia of motion, the body overshoots the x is equal to 0 position. Its velocity decreases until it momentarily stops at position x is equal to minus xm. अब समझना जरा. Conservation of energy in a spring. अगर मान लीजिए ये एक रिजिड सपोर्ट है यहाँ पर और इस सपोर्ट पर ऐसे एक ब्लॉक लगा हुआ है. अब ये ब्लॉक यहाँ पर चुपचाप, मतलब ये स्टेबल पोजीशन में है, स्टेशनरी है. मैंने इस पोजीशन को बोल दिया x इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन. फिर हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं. इसको यहाँ तक पहुँचा दिया. ये वाली पोजीशन तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी. आपने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया. आप कहोगे कि नहीं बस इतना ठीक है, इतना ठीक है. तो आपने कहा कि मैक्सिमम आप इसको यहाँ तक लेकर गए. एक्सएम हो गया इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. फिर आपने इसको छोड़ दिया. अब ये देखिएगा, जैसे कार होती है या व्हीकल होते हैं तो व्हीकल को रिटार्ड करने के लिए ब्रेक शू लगाए जाते हैं उसके अंदर. यहाँ पर तो किसी तरीके का कोई ब्रेक शू नहीं है. तो इसका मतलब जब आपने इसको छोड़ दिया तो क्या ये यहीं पर आकर चिपक जाएगा? ये ओवरशूट कर जाएगा इस पोजीशन को, क्योंकि इसके अंदर जो है अब एक इनर्शिया डेवलप हो गई. इनर्शिया का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो अपने रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पीछे खींचेगा. और जब ये पीछे खींचेगा तो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये ओवरशूट कर जाएगा x इज इक्वल टू 0 पोजीशन को. यानी कि मीन पोजीशन को ओवरशूट करके ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा. मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? ये मैक्सिमम जा सकता है माइनस एक्सएम तक. मतलब अगर आपने 2 सेंटीमीटर इधर खींचा तो ये 2 सेंटीमीटर इधर भी चला जाएगा. ठीक है. स्प्रिंग की यही प्रॉपर्टी होती है कि जितना खींचोगे वो अपनी मीन पोजीशन से आगे उतना और भी दब सकता है. ज़रूरी नहीं है कि उतना हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उतना हो सकता है. ये नहीं है कि उससे भी आगे चला जाएगा. ठीक है. तो अगर आपने एक्सएम तक खींचा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस एक्सएम तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा. तो हमने कहा कि अब इसके बाद क्या हुआ कि ये काफ़ी कंप्रेस्ड इसने फील करा और ये यहाँ तक पहुँच गया माइनस एक्सएम तक. ओरिजिनली वो कहाँ पर था? वो x इज इक्वल टू 0 पोजीशन पर था. आपने उसको स्ट्रेच कहाँ तक करा था? आपने उसको xm तक स्ट्रेच करा और वो अपनी इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा पीछे भी चला गया. अब जब पीछे चला गया, कंप्रेस हुआ है, तो फिर ये इसको आगे पुश करेगा. क्योंकि कंप्रेशन जब आपने करा तो इसका मतलब ये है कि अब आपने स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन को फिर से डिस्टर्ब होगी. ओरिजिनल पोजीशन तो ये थी कि वो यहाँ रेस्ट में रहना चाहता है, वो फिर से डिस्टर्ब हुई. तो अब फिर उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं भाई मुझे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना है. तो वो फिर वहाँ आना चाहेगा, लेकिन फिर से इनर्शिया की वजह से थोड़ा आगे, फिर थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा आगे. तो ऐसे 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 धीरे धीरे फाइनली डैम्प हो जाएंगी उसकी सारी ऑसिलेशंस और फाइनली वो रेस्ट में आकर रुक जाएगा. समझ गए?
तो ये तरीका होता है स्प्रिंग में ना इस तरीके से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, समझ गए। अब मैं आगे चलता हूँ। इन्होंने जो आगे लिखा है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस अंटिल इट मोमेंटरीली स्टॉप्स एट पोजीशन x इज इक्वल टू माइनस xm वेयर ऑल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। द स्प्रिंग फोर्स अगेन पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द पोजीशन x इज इक्वल टू 0, thus the body keeps on oscillating, the total mechanical energy remains constant। जो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जीरो पोजीशन पर था, हमने यहाँ पर खींचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर जैसे ही आपने छोड़ा तो ये मोशन में आ गया, मोशन में आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होनी शुरू हुई, और इस पोजीशन पर आकर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी मीन पोजीशन पर आकर। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी उसकी रिड्यूस होगी और माइनस एक्सम पोजीशन पर आकर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी रुक जाएगी, वो मोमेंटरीली स्टॉप करेगा एक मोमेंट के लिए। जैसे ही वो स्टॉप करेगा, स्टॉप करने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो, स्टॉप करने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाती है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम पे है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है इस स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग एकदम से वो उसको पोटेंशियल एनर्जी फेंकेगा उसको उस तरफ। जब फेंकेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होनी शुरू होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़नी शुरू होगी। तो एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम यहीं आएगी मीन पोजीशन पर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहीं मिलेगी, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फिर रिड्यूस होगी, और जैसे ही वो जीरो होगी तो फिर वो रुकेगा मोमेंटली, यानी कि फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर वापस आएगा, ऐसे चलेगा ये। तो जरा आप देखिए, एट द एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि ये एक्सएम और माइनस एक्सएम, एट द एक्सट्रीम पोजीशंस वेयर x is equal to plus minus xm and velocity v is equal to 0। तो इस पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी v है वो 0 है, ठीक है। तो उस पर हमारा जब वेलोसिटी 0 हो गई तो वही वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई एक्सट्रीम पोजीशंस पर। हाँ जी, कर दो एट एक्सट्रीम पोजीशंस x is equal to plus minus xm where v is equal to 0। एक्सट्रीम पोजीशंस पर जो हमारा वेलोसिटी है वो 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब जो k है हाफ एम वी स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 तो ये भी 0, इसका मतलब जो u है पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा k xm स्क्वायर के इक्वल हाफ k xm स्क्वायर। At any intermediate position x for x between minus xm to plus xm, माइनस xm और प्लस xm, यानी कि माइनस xm यहाँ मान लो, इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन के बीच में कहीं पर भी द एनर्जी इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल, थोड़ी सी वो काइनेटिक होगी, थोड़ी सी वो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिएगा एट एनी, ये तो था एक्सट्रीम पोजीशन पर, बट एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन जो टोटल एनर्जी है टोटल एनर्जी जो है वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। और जो टोटल एनर्जी है ना, याद रखिएगा जब हमने एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टडी करा था तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी आती थी, mgh, और वो mgh क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, तो भाई यहाँ पर भी टोटल एनर्जी हाफ के एक्सएम स्क्वायर के ही इक्वल आएगी। तो टोटल एनर्जी हाफ के एक्सएम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पर मैंने बोला वेलोसिटी जो है वो v है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। अब एक्स को एक्सएम नहीं ले सकता, ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर ये हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, हाफ के एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लिया, एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के
एक्स एम स्क्वायर, एम वी स्क्वायर को इधर छोड़ो और के एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस के एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू के कॉमन ले लिया और के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, के आपने कॉमन ले लिया और जो m है वो यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया। तो आप ये देखिए अगले स्टेप में जो सीधा लिखा हुआ है ना अंडर रूट करके, वो ऐसे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू अंडर रूट के एम के अपॉन एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पर अगर बॉडी है, स्प्रिंग है, तो हम ये कहेंगे कि उस दौरान उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी होगी। फिर हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन पर था? जो हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ये था एक्सट्रीम पोजीशंस पर। यानी कि यहाँ पर होगा तो भी पोटेंशियल इतनी, काइनेटिक जीरो। इधर होगा तो भी काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल इतनी। ठीक, किसी भी बीच की पोजीशन पर वेलोसिटी निकाली तो वो ऐसे निकल गई। अब जरा मीन पोजीशन पर निकाल लो। मीन पोजीशन यानी कि रेस्ट वाली पोजीशन, रेस्ट वाली पोजीशन पर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ठीक है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। At the equilibrium position x is equal to 0. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 28। तो यहाँ पर देखिए जब x 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहले u निकाल लीजिए। u हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर और x है 0, तो हाफ के इंटू 0 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 0। पोटेंशियल एनर्जी 0। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे हाफ वी स्क्वायर चाहिए होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन। तो बीच की किसी भी पोजीशन पर जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो मैंने v की वैल्यू ऐसे निकाली थी। अब यहाँ पर xm तो xm ही रहेगा, लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो k अपॉन एम एक्सएम स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, एक्सएम स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर तो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब v स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हट गया तो ये हो गया k अपॉन एम और एक्सएम स्क्वायर। समझ गए? तो ये v स्क्वायर की वैल्यू हो गई। देयरफॉर k इज इक्वल टू हाफ m, v स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए k अपॉन m एक्सएम स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ k एक्सएम स्क्वायर, हाफ k एक्सएम स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे। फिर टोटल एनर्जी कंजर्व चल रही है यहाँ पर भी। ठीक है, हम जब इसकी बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की, तब भी जरा इन दोनों का सम करो तो 0 प्लस हाफ के एक्सएम स्क्वायर, हाफ के एक्सएम स्क्वायर रहेगा। अगर किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर मैंने वेलोसिटी निकाली तो मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है और k आ गई हाफ के एक्सएम स्क्वायर। तो इन दोनों का सम फिर से हाफ के एक्सएम स्क्वायर है। देखिए, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू हाफ के एक्सएम स्क्वायर निकाली और नीचे जो है वो दिखा रखा है कि vm यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी, वो अंडर रूट k अपॉन एम एक्सएम कैसे आया। ठीक है, मैंने सीधा v स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ इन्होंने v निकाल कर दिखाया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। तो इसका एक ग्राफ आपको बनाकर दिखा देना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। तो जरा देखिएगा, एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया और वाई एक्सिस पर लिया एनर्जी। मैं ये मिटा रहा हूँ। तो हमने तीन अलग अलग पोजीशन देख ली। एक तो
राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर भी k प्लस यू हाफ के एक्स एम स्क्वायर, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन उस पर भी k प्लस यू 0 प्लस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और जो इंटरमीडिएट बीच वाली पोजीशन है उसमें भी u प्लस k, ये दोनों का दोनों पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम सेम आ रहा है, यानी कि टोटल एनर्जी इज रिमेनिंग कंजर्व। तो ये मेरे पास y एक्सिस पर हमने दिखाया एनर्जी और x एक्सिस पर एनर्जी, और x एक्सिस पर आप दिखाइए डिस्प्लेसमेंट। x फिर एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एनर्जी के लिए है, और ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल जो है इसको यहाँ ये है हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स एम स्क्वायर पर फिक्स्ड है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कंजर्व है। और आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए आप इसमें देखना नोट्स में, तो डॉटेड लाइन बना रखी है। कैसे? इधर लिखा है डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्सएम और इधर डिस्प्लेसमेंट लिया है प्लस का एक्सएम, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, इधर x की वैल्यू माइनस एक्सएम, इधर x की वैल्यू प्लस एक्सएम, और ये मीन पोजीशन x की वैल्यू 0। अब जब माइनस एक्सएम होगा तो बिल्कुल इधर वाली पोजीशन पर, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर, हम लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर ये कहेंगे कि वेलोसिटी 0 है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इधर भी 0, काइनेटिक एनर्जी इधर भी 0, एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। और जो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन x = 0, वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हाफ के एक्सएम स्क्वायर के बराबर। तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है, ठीक है, और ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे घटती है। तो ये जो ग्राफ है इस पर लिख दीजिए k, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का। एक्सट्रीम पोजीशंस पर कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी आपकी है ही नहीं, माइनस एक्सएम पर काइनेटिक एनर्जी यही लाई कर रही है एक्स एक्सिस पर। जब कोई चीज़ वाई एक्सिस में बढ़ी ही नहीं, एनर्जी बढ़ी ही नहीं, तो वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़कर इतना हो गया। अच्छा, अब इसी पोजीशन पर माइनस एक्सएम पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ऐसे ही इस वाली पोजीशन पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्सएम स्क्वायर वाले मार्क पर, ठीक। और जो x = 0 है, x = 0 पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 घटते घटते यहाँ 0 पर आ गई, ऐसे ही यहाँ से धीरे 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 बढ़ते हुए यहाँ हाफ के एक्सएम स्क्वायर पर पहुँच गई, ठीक है। तो ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हमारे पास पूछा जाता है स्प्रिंग के केस में, ठीक है, तो इसको समझने के लिए मत छोड़ना कि मैं समझकर ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा अपने आप, इसको याद कर जाना सीधे सीधे कि ग्राफ आपको बनाना है काइनेटिक एनर्जी का ऐसे, ठीक है। कि ऐसे पहले इंक्लाइनिंग स्लोप होगा, फिर डिक्लाइनिंग होगा, कर्व्ड स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और ये यहाँ पर पहले डिक्लाइनिंग होगा और फिर इंक्लाइनिंग होगा। तो ये वाला जो है, जो पहले घटता है फिर बढ़ता है, दिस इज u, दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जो पहले बढ़ता है और फिर घटता है, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना इसको। अब मैं आगे चलता हूँ स्प्रिंग के बाद में, फिर आप नेक्स्ट उस पर आइए, पेज नंबर 29 पर आ जाइए। फटाफट से इसको पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें देखिएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जो पहला है वो है मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इन बल्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा, इंटरनल एनर्जी। The molecules of a body vibrate with respect to one another. These molecules have kinetic energy due to their motion and potential energy due to their attractions and repulsions. The sum of the kinetic and potential energies of all the molecules is called the internal energy of the body. As the temperature of a body increases, its internal energy also increases. तो हम ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी की अगर हम बात करें तो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी दो तरीके से होती है। एक, जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार टक 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 एक दूसरे को टकराते रहते हैं। वो जो टकराते रहते हैं वो उससे क्या बढ़ती है? उससे बढ़ती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स मोशन में है ना, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। और फिर हम ये कहेंगे कि भाई अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं,
कि अगर दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो उनके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी है कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ये दूसरा पॉजिटिव है, मैं इसको रिपेल करना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, ये दूसरा नेगेटिव है, तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन और रिपल्शन वाले फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे उसके अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर। वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो सब्सटेंस एक लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, एक प्लास्टिक का बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी वहाँ पर भी क्या होगा कि अंदर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना किसी भी बॉडी का, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स जो है बड़ी तेज़ी से, उनमें एजिटेशन पैदा होती है, पार्टिकल्स बड़ी तेज़ी से एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इस वजह से बढ़ जाती है। अगला देखिएगा, हीट और थर्मल एनर्जी। अ बॉडी possesses हीट एनर्जी ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। हीट एनर्जी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, तो इसका मतलब जब टकराएंगे, कोलिजन होगी, तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट एनर्जी थोड़ी बहुत उसके अंदर होती ही है बॉडी के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी। उसके बाद है केमिकल एनर्जी। अ स्टेबल केमिकल कंपाउंड हैज़ लेसर एनर्जी दैन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, द डिफरेंस बीइंग इन द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंपाउंड। द डिफरेंस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। स्टेबल केमिकल कंपाउंड हैज़ लेसर एनर्जी। एक स्टेबल केमिकल कंपाउंड है, उसके अंदर लेस एनर्जी होगी। स्टेबल केमिकल कंपाउंड कैसा है वो देखिए, हमारे पास सोडियम है, सोडियम जो है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, ठीक है। परेशान है, अकेला आइटम है, परेशान है कि मेरी तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो स्टेबल नहीं है। तो इसने क्या करा कि आउटर मोस्ट शेल में इसने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्यों? स्टेबिलिटी की तलाश में, ठीक है। वैसे तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 आते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करते ही वो स्टेबल हो जाता है। अब बात करेंगे दूसरी जगह, नमक की बात कर रहा हूँ, NaCl। तो दूसरी जगह हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का क्या हो गया 2, 8 और 7, ये भी परेशान है। अगर कहीं से, एक मिनट वेट करिए प्लीज़। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ, नहीं, मैं बाद में बात करूँगा इसमें। तो अब ये भी परेशान है, ये कह रहा है कहीं से कोई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। तो एक इलेक्ट्रॉन उसको सोडियम में दे दिया, तो जब दोनों ही स्टेबल हो गए, यानी कि ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो अब जब ये कंपाउंड बन गया तो कंपाउंड में एनर्जी बहुत कम होती है। अगर वहीं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की बात करी जाए, सोडियम परेशान ही घूम रहा था जब तक इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं दिया कि भाई मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी की तलाश में जब ये घूम रहा है, यानी कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इसकी तीसरी शेल पूरी ऑक्यूपाइड है, तो इसके पास जो है ये ऑप्शन था कि मैं किसी को डोनेट कर दूँ इस एक इलेक्ट्रॉन को। इसने डोनेट कर दिया, करते ही ये स्टेबल हो गया। इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते ही ये स्टेबल हो गया। तो कंपाउंड में एनर्जी बहुत कम होगी। अब ये कुछ करेगा नहीं, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है। लेकिन ये दोनों कुछ कर रहे थे स्टेबिलिटी के चक्कर में, तो इस वजह से इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा थी और इसके कंपाउंड में एनर्जी कम थी। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। का स्टेबल केमिकल कंपाउंड हैज लेसर एनर्जी देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। ठीक, समझ गए कि नहीं? ऐसे ही आ जाइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, दैट इज दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। Work has to be done to move charges with respect to one another. The energy associated with this work is called electrical or electromagnetic energy. ठीक है, सीधा बस एक बार पढ़ लेना, पूछा जाए तो बता देना एग्जाम में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सिलेबस में मेंशन्ड है, इस वजह से नोट्स में इंक्लूड किया है। न्यूक्लियर एनर्जी देखिएगा, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रॉन्गली एट डिस्टेंसेस ऑफ ऑर्डर 10 की पावर -15 मीटर एंड बाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियाई। द एसोसिएटेड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना कम होता है कि 10 की पावर -15 मीटर। इसका मतलब क्या है कि दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाकर और चुपचाप न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उसको फिजन करवाने के लिए, यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसी को न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। अगला देखिए जी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये वाला जो है आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, शायद ये केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो शायद पढ़ेंगे, बेहद आसान है। Einstein discovered that mass can be converted into energy and vice versa. He showed that mass and energy are equivalent and related by the relation this E is equal to mc square. इसका मतलब क्या है?
E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये बताया गया कि अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी है ना, अगर कोई भी बॉडी है तो उसका मास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो उसकी एनर्जी बता देता है। आइंस्टीन ने ये रिलेशन जो है ये एनर्जी के लिए बताया था। एनर्जी मतलब अल्टीमेट एनर्जी ऑफ एनी बॉडी। वो काइनेटिक और पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा था। तो उसने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका अगर मास है तो उसको आप स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसको इसने प्रूव भी करा था। हालांकि प्रूफ अभी नहीं है हमारे सिलेबस में, तो अभी हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेकर चलेंगे बस। तो वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ होता है ये। दिस रिलेशन सेज दैट इफ मास m disappears and energy E is equal to mc square appears in some form, conversely when energy disappears a mass m appears। disappears का मतलब समझ गए कि स्पीड ऑफ लाइट, अगर उधर से सूरज उगता है ना तो लाइट एकदम आ जाती है अर्थ तक, हमें दिखाई दे जाती है। ठीक, इसका मतलब क्या है, अब सूरज कितनी दूरी पर है, न जाने कितनी दूरी पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इतनी दूरी से भी लाइट एकदम से, उधर सूरज उगा और लाइट अर्थ तक आ गई, तो सोचिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा है। तो उस स्पीड ऑफ लाइट का भी आपने स्क्वायर कर दिया और उसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बोल रहे हैं इफ मास डिसअपीयर्स। तो स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ किसी बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम तो यही कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो गायब हो गया। इतनी तेज उसकी स्पीड थी कि वो दिखाई नहीं किसी को, गायब हो गया। तो अगर मास डिसअपीयर हो जाता है तो एनर्जी आ जाती है, उसकी एनर्जी दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। मतलब ये चीज़ जो है ये एक चैप्टर है न्यूक्लियाई 12th क्लास में, यहाँ नहीं है, और फिजिक्स में है। फिजिक्स में 4 चैप्टर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री वाले हैं, तो वो आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो वहाँ पर यही चीज़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी कि जैसे हम तो ये कहते हैं ना कि हमारी कुछ वेद में और पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि भाई जो सन है उसको ये बोला जाता है कि ये मतलब प्राकृतिक एनर्जी का एक वो है, एक मतलब सोर्स है, तो ये बोला जाता है। तो वो जो अल्टीमेट सोर्स बोला जाता है ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, वो सन है। तो उस चीज़ को प्रूव करके प्रॉपर्ली, मतलब फिजिक्स में आप उस चीज़ को प्रूव करके देखेंगे, फिर ये कहा जाएगा कि अच्छा एनर्जी अपीयर हो जाती है। एनर्जी कैसे अपीयर हो जाती है, क्योंकि सनलाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से आ रही है। ठीक है, तो फिर मास, किस चीज़ का मास भाई, लाइट में कोई चीज़ होती है क्या? तो ये चीज़ आप पढ़ेंगे कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटॉन्स। तो वो जो फोटॉन्स हैं वो सन से जनरेट होते हैं और अर्थ तक आते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर कोई प्लांट भी मुरझाया हुआ है, आपने पानी वानी दे रखा है, वो भी खिल उठता है। ठीक है, अभी 3 दिन बारिश हुई, ठीक, आज उसके बाद धूप निकली तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि सर्दियाँ होती हैं, लगातार कोहरा होता है, तो जब फिर सनलाइट आती है तो हमको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, मोमेंटरीली हमको 1 दिन 2 दिन के लिए वो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर रोज़ बारिश होने लगे आप भी परेशान हो जाएंगे। खैर, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेकेंड है द टोटल एनर्जी, ये पता है ना, ये तो पता है ना, इसको तो छोड़ दो कि एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता, कभी भी पैदा नहीं करा जा सकता, उसको बस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही कहीं पर। लाइट जल रही है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड देखें, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो टोटल एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट रहती है। थर्ड है, एज द एंटायर यूनिवर्स में बी रिगार्डेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑल्सो कांस्टेंट। यूनिवर्स की पूरी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स को भी एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया जाता है कि उस यूनिवर्स में बाहर से कोई सेकंड यूनिवर्स नहीं है जो उस पर कोई फोर्स लगा हो। यूनिवर्स में क्या हुआ, सारे प्लैनेट्स आ गए, सारी गैलेक्सीज आ गई, सब कुछ आ गया। ठीक है ना, तो हम ये कहते हैं कि उस यूनिवर्स को एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया जाए तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी पूरे यूनिवर्स में ही है, किसी और दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा रही है। तो ये 3 है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है, इट डिपेंड्स कि आपके टीचर ने ये करवाया है स्कूल में या नहीं। करवाया है तो पूछ लेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। अगला टॉपिक देखिएगा जी, पावर।
पावर जो है, वर्क वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर आकर एनर्जी फिनिश हो जाता है। अब लास्ट पोर्शन है पावर वाला, ठीक है। तो अब पावर स्टार्ट करते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इफ एन एजेंट डज वर्क इन टाइम टी देन इट्स एवरेज पावर इज गिवन बाई वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर जो है वो क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क की जो यूनिट है दैट इज जूल, और जो टाइम है, टाइम की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट वो हो गई सेकेंड। तो आप पावर की जो ऐसा यूनिट है उसको जूल पर सेकंड, जूल अपॉन सेकंड है ना, तो जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो, और इस जूल पर सेकंड को ये वॉट भी बोल देते हैं। तो पावर को वॉट भी कहा जा सकता है जूल पर सेकंड को, या सिंपली आप जूल पर सेकंड बोल दीजिए। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है भाई, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी और वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को स्केलर से डिवाइड करा तो स्केलर ही आएगा। Because it is the ratio of two scalar quantities, work and time, the SI unit of power is watt. The power is an agent. If 1 watt, the power is, of an agent is 1 watt if it does work at the rate of 1 joule per second. मतलब 1 joule per second 1 watt के इक्वल होता है, सीधी बात। फिर आ जाइए जी इंस्टेंटेनियस पावर पर। इंस्टेंटेनियस पावर is defined as the limiting value of the average power as the time interval approaches to 0. If delta W work is done in a small time interval delta t, then the instantaneous power is given here. देखिए अब तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन से हम हर एक में यही देखते आ रहे हैं कि हमने स्पीड बढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर उसमें हम ये कह देते हैं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा टाइम टेकन, मतलब हमने अगर ये कह दिया था कि जरा सा डिस्प्लेसमेंट और जरा सा टाइम टेकन, ये हमने ले लिया, इसका रेशो ले लिया, और ये एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ये लिख दिया कि टाइम टेकन मामूली सा होना चाहिए, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हम यहाँ ये लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो अगर कोई छोटी छोटी क्वांटिटीज़ का रेशो निकाला जाता है और उसमें डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 होता है, तो उसको हम बोल देते हैं डेल्टा डेल्टा हटाकर हम डी एस बाई डी टी बोल देते थे। डी एस बाई डी टी ये हमारा आ जाता था वेलोसिटी। सेम काम यहाँ पर भी है। फिर वैसे तो हमको मालूम है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब वर्क डन बनेगा जरा सा वर्क डन ले लो, जरा सा टाइम ले लो, तो जरा सा वर्क डन ले लिया, जरा सा टाइम ले लिया। उस जरा से टाइम को डिफाइन करने के लिए बस यहाँ पर लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इसको सीधे सीधे डी डब्ल्यू बाई डी टी कहा जा सकता है। वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी, मतलब उसी इंस्टेंट की पावर आ जाएगी जिस इंस्टेंट पर पूछा जाए। तो the work done by a force F vector for a small displacement dr vector is given by, तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा। अब अगर आप ये देख लीजिए कि अब अगर हम ये कहें कि वर्क डन बाय अ फोर्स, अगर फोर्स है F वेक्टर, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सिर्फ वर्क डन की बात कर रहा हूँ, पावर को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को मैंने बोल दिया कि एफ वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू डी आर वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डी आर वेक्टर मतलब मामूली सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हो गया हमारा। तो ये मैंने सिर्फ अभी वर्क डन निकाला है। सो द इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब वापस इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये हम जानते हैं डी डब्ल्यू कितना है, कितना, तो डी डब्ल्यू की जगह लिख दीजिए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। अब क्या करें, एफ वेक्टर को ऐसे ही रहने दो और डी आर वेक्टर बाई डी टी इसको ऐसे लिख दो, और डी आर ये हमने क्या लिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डी टी क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर एफ वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो भी मेरी इंस्टेंटेनियस पावर आ जाती है, ठीक है। एफ वेक्टर और वी वेक्टर, तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए नया होगा। आपने 10th क्लास में शुरुआत पावर की इससे करी होगी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, फिर आपने पढ़ा होगा वोल्टेज इनटू करंट, फिर पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर, फिर पढ़ा होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये 3 आपने 4 आपने रिलेशन करे होंगे। यहाँ जो है, क्योंकि हम मैकेनिक्स का ही पूरा का पूरा पोर्शन करेंगे यहाँ फिजिक्स में 11th में,
तो भाई वर्क डन अपॉन टाइम, एक तो ये रिलेशन याद रखना है, और फोर्स वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर, एक ये याद रखना पावर का। Thus the power of an agent at any instant is equal to the dot product of its force and velocity vectors at that instant। ठीक है, इतना कर लीजिए। बाकी जो है वही कल शाम को आप 7 बजे तक एक बार मैसेज चेक कर लेना, तो वही आपका मोस्ट प्रोबेबली क्लास कर दूंगा मैं 9 बजे। ठीक है, चलिए जी, ओके।